हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहाँ पर हम लोग शासक और इतिवृत्त इसका पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 3 की हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी शाही नौकरशाही। हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि मुगल काल में विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया के लिए क्या क्या मानदंड रखे गए थे, भर्ती की प्रक्रिया कैसे संचालित होती थी। तो भर्ती की प्रक्रिया या विभिन्न पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी जो है हमें अकबरनामा से मिलती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। जैसे बताया गया है, मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती जो है विभिन्न नृजातीय और धार्मिक समूहों से होती थी, यानी इसमें किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। यानी कि मुगल वर्ग के जो अधिकारी वर्ग हैं इनको गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है, और ये लोग जो हैं अपने बादशाह के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। यानी कि जब से साम्राज्य बना है बाबर के टाइम से, तभी से तुरानी और ईरानी जो है इनके अभिजात वर्ग में शामिल थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों राजपूतों और भारतीय मुसलमानों, जिसे सिख जाताओं बोला गया है, सिख जाताओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अंबेर का राजा भारमल कछवा था, जिसकी पुत्री से अकबर का बाद में विवाह हुआ था। तो बताया गया है कैसे कैसे इनके अभिजात वर्ग में इनके जो नौकरशाही वर्ग है उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग 37वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, मुगलों के अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इसी में पहला सब पॉइंट, मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। सेकंड सब पॉइंट, साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। यह आपका 37 का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में आपका थर्ड सब पॉइंट यहां पे आपका आएगा, 1560 से भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। 1560 से भारतीय मूल के, या 1560 से आगे लगा देना आप, क्योंकि एक निर्धारित तिथि नहीं है, मतलब 1560 का दशक बोला गया है। देखिए, इसे आप 38वां पॉइंट बना दीजिए। इसी में पहला सब पॉइंट, इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अंबेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। यह आपका 38वां पॉइंट और 38 का सब पॉइंट है। अब देखिए, यहां पर एक चंद्रभान नाम का ब्राह्मण है। इसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है चार चमन, यानी चार बाग। तो इसमें मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन इसने किया है कि विभिन्न जातियों में कौन कौन से लोग शामिल हैं। जैसे विभिन्न जातियों में अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, ततार, रूसी, अबिसिनियाई, ये सब शामिल हैं। तो ये सब बताया गया है, कौन कौन से इनके अभिजात वर्ग में यहाँ पर शामिल है वो बताया गया है। तो आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसमें आप लिखेंगे, चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान चार चमन ब्रैकेट में चार बाग पुस्तक लिखी। ये आपका नोट हो जाएगा।
इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे अकबर के शासनकाल के दौरान इसमें बहुत सारे विभिन्न जातियों के लोग थे जिनको पदोन्नत के जरिए ऊंचे पदों पर पहुंचाया गया था। जैसे आप देख पा रहे हैं अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो कि खत्री जाति का था। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे 38 का सेकंड सब पॉइंट। इसमें लिखेंगे अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल खत्री जाति का था। ये तो अकबर के टाइम की बात हो गई। अब अकबर के बाद अकबर का जो पुत्र आया है जहांगीर, तो जहांगीर ने किन्हें किन्हें शामिल किया है। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ये भी ईरानी थी। इसके बाद फिर औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। यानी औरंगजेब के शासन की बात हो रही है। औरंगजेब के शासन में जो राजपूत लोग थे वो उच्च पदों पर थे और औरंगजेब के शासन में ही मराठे भी अच्छी खासी संख्या में अधिकारी वर्ग में शामिल थे। तो यहां पर अब आप लोग 39वां पॉइंट यहां पे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। इसी में सब पॉइंट जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां, इसकी मृत्यु हुई है 1645 में, ईरानी थी। 40वां पॉइंट औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। तो देखिए ये तो मोटा मोटा एक अनुमान बता दिया कि कौन से शासक के दौर में किस किस जाति के या किस किस वर्ग से आने वाले लोग शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर जो अधिकारियों की कैटेगरी है उसके बारे में बताया गया है कि अधिकारी कितना बड़ा अधिकारी होगा, ये किस बात से तय होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। एक तो जात जो है शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था। जैसे हमारे यहाँ आज होता है ग्रेड पे कितना है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर जात का था। तो अधिकारी को मनसबदार बोला गया है। यहाँ पर एक कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अधिकारी को मनसबदार कहा गया है। जैसे आज हमारे यहाँ कहा जाता है कितने ग्रेड पे की नौकरी है, तो वही यहाँ पर जात का कॉन्सेप्ट था। तो जात के अंतर्गत पद और वेतन का ये सूचक था। और सवार यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है। सवार यह सूचित करता था कि उसके सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। तो ऐसे उसका जो दर्जा है, ओहदा है, ये डिसाइड होता था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात यानी उमरा, जो कि अमीर का बहुवचन है, ये कहे गए। यानी कि 1000 या उससे ऊपर जात वाले जो मनसबदार हैं उनको उमरा कहा गया। तो यहां पर हम 41वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे जात, ऐसे लिखेंगे आप पहले 41वां पॉइंट, सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। इसका पहला सब पॉइंट है जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी ब्रैकेट में मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। इसका सेकंड सब पॉइंट सवार यह सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। ये 41 का सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए इसी में ही आप थर्ड सब पॉइंट और लिखेंगे। यहां पर इसमें लिखेंगे 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात उमरा कहे गए। उमरा को ऐसे करके लिखेंगे सिंगल कोट में, उमरा कहे गए। अब ये बताया गया है कि अभिजात वर्ग के अधिकारी कहां कहां पर अपनी सेवाएं देते थे। तो सैन्य अभियानों में अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे और प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं युद्ध होता था तो ये लोग शासक के साथ लड़ाके के तौर पर युद्ध लड़ते थे, और जब भी कहीं युद्ध नहीं हो रहा है तो नॉर्मली ये साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। घुड़सवार सिपाही
शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे, यानी कि मुगल काल में घोड़ों को दागने की प्रथा थी। निम्नतम ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। यानी लोअर कैटेगरी के जो अधिकारी हैं उनको अगर छोड़ दें तो बाद बाकी जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं, उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कहाँ करनी है, उनको कौन सा ओहदा प्रदान करना है, कब प्रमोशन करना है, ये सब काम बादशाह का था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य या मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकबर पर या मुगल काल के जो भी शासक हुए हैं उन सब पर चिश्ती सिलसिले का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि इनके संबंध जो है चिश्ती सिलसिले से बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो अकबर ने क्या किया है, अपने जो अभिजात वर्ग के कुछ लोग हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया है कि जैसे वो उनके शिष्य हों, मुरीद की तरह। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अकबर ने कुछ लोगों को मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ अपने आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, अब आप लोग 42वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, अकबर ने मनसब प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर ने मनसब प्रथा की शुरुआत की थी। इनमें से कुछ लोगों के साथ अकबर ने शिष्य यानी मुरीद जैसे आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। यह आपका 42वां पॉइंट है। अब देखिए, इसी में ही 43वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, सैन्य अभियानों में अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे और प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। इसी में एक सब पॉइंट और ऐड कर देना, घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। ये 43 का सब पॉइंट है। कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सेवा में आना चाह रहा है तो वो अभिजात वर्ग के जरिए सोर्स लगाता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि उच्चतम वेतनदाता है। तो मीर बख्शी खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। यानी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, बल्कि जिस पर अभिजात वर्ग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मेहरबानी होती थी, तो वो सोर्स अगर लगा देगा तो लोगों की भर्ती हो जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला और सद्र उस सुदूर। दीवाने आला को वित्त मंत्री कहा गया है और सद्र उस सुदूर का मतलब है मदद ए मास अथवा अनुदान का मंत्री। और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी यही होता था, सद्र उस सुदूर। तो ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करते थे। इन सब के बारे में ये बात यहां पर बताई गई है। देखिए, यहां पर 43वां पॉइंट आपने लिख लिया है और 43 का पहला सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। 43 का सेकंड सब पॉइंट और नोट डाउन करेंगे आप। इसमें आप लिखेंगे, सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था जो बादशाह के सामने तजवीज यानी उसका जो आवेदन है वो प्रस्तुत करता था। ठीक है, तो यहां पर समझ गए होंगे, कोई भी अगर यहां पे नौकरी करना चाह रहा है मुगल काल में तो उसको एक अभिजात वर्ग के किसी अधिकारी के जरिए ही याचिका देनी पड़ेगी।
इसके अलावा यहाँ पर अब आपका 44वां पॉइंट अब आपका आएगा। देखिए यहाँ पे वही बताया गया, तजवीज़ जो है उसके बारे में बताया गया है, जो जैसा कि मैंने बताया याचिका है ये। तजवीज़ एक अवजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। यहां पे बताया गया केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, तो देखिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 43वें पॉइंट में, सॉरी 44वां आएगा शायद, हाँ नहीं 43वां ही आएगा। 43वें पॉइंट में आप नोट डाउन करेंगे, केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान आला, वित्त मंत्री और सदर उस सुदूर ब्रैकेट में मदद ए माश अथवा अनुदान का मंत्री और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी। सदर उस सुदूर जो है, इसमें 2 प्रकार के मंत्री आ जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, यानी कि एक तो अनुदान के मंत्री को भी सदर उस सुदूर कहा जा रहा है और दूसरा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी जो है मंत्री, उसको भी सदर उस सुदूर कहा गया है। तो ऐसे करके ये 3 मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 43वां पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है। ऊपर कुछ चीजें और भी छूट रही हैं, जैसे फादर मॉन्सेट के बारे में बताया गया है। अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मांसेरेट, तो इसने उल्लेख किया है उनके आदेशों के बारे में, कैसे प्रक्रिया चलती है, इन सब के बारे में बताया गया है। बताया है कि सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है, जैसे कि वे उनके दास हों। यानी कहने का मतलब यह है कि शासक अभिजात वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वो उनके दास हों, क्योंकि अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा तो यह भी हो सकता है कि अभिजात वर्ग के लोग शासक के खिलाफ मोर्चा छेड़ दें या विद्रोह कर दें। अब देखिए इसमें बताया गया, अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। यानी जो 3 ये मंत्री हैं, ये काफी प्रमुख मंत्री थे, तो अकबर ने इनके साथ मिलकर जो है साम्राज्य का प्रशासनिक, राजकीय और जो मौद्रिक संस्थाएं थी उनको आकार प्रदान किया। दरबार में नियुक्त तैनाती रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जो किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। और इनके बारे में बताया गया कि वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। यानी इतने ज्यादा वफादार थे कि ये 2 बार तो बादशाह के समक्ष उपस्थित होते थे और आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य की शपथ लेते थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यही उठाते थे। तो 44वां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, या फिर पहले 43 का पहला सब पॉइंट आप लिख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। इसमें आप लिख लेना, अकबर इनके साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय, या ऐसे लिख लेना, अकबर ने इनके साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। अब आपका 44वां पॉइंट आएगा, दरबार में नियुक्त तैनाती रकाब अभिजातों का ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। इसी में सब पॉइंट, दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे उठाते थे, तैनाती रकाब उठाते थे। अब देखिए इसके सूचना तंत्र के बारे में बताया गया कि कैसे सूचनाओं का प्रसार होता था। तो बताया है कि मीर बख्शी दरबारी लेखकों वाकिया नवीस के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक की दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों, दस्तावेजों और शासकीय आदेशों, फरमान का आलेख तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, वकील दरबार की बैठकों की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार यानी अखबारात दरबार ए मोहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। इन दरबार में आज अगर मान लीजिए कोई बैठक हुई है, उस बैठक में कौन कौन सी कार्यवाहियां हुई हैं, तो उसके लिए पूरा एक विवरण तैयार किया जाता था। तो यहां पर 45वां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, मीर बख्शी दरबारी लेखकों ब्रैकेट में वाकिया नवीस
के समूह का निरीक्षण करता था, के समूह का निरीक्षण करता था। इसी में पहला सब पॉइंट, ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों व दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों का आलेख यानी ड्राफ्ट जो है यही तैयार करते थे। इसी में आपका थर्ड सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट आएगा, अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, वकील दरबार की बैठकों की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार यानी अखबार दरबार मोहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। तो यहां पर जो दरबार में जो कामकाज हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो ये अखबार जो तैयार होता था इसमें दरबार में उपस्थिति, पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडल, तो उनसे कौन कौन से उपहार ग्रहण किए गए हैं, ये सब जानकारी इसमें रखी जाती थी। आगे यहां पर मुगल शासन के अंतर्गत इनकी डाक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। देखिए, मुगल शासन में डाक व्यवस्था का जो तंत्र था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और डाक व्यवस्था के तंत्र के स्ट्रांग होने की वजह से साम्राज्य के एक छोर से दूसरी छोर पर संचार कर पाना संभव हो पाया। तो यहां बताया गया है कि बांस के डिब्बों में लपेटकर रखे कागजों को लेकर हरकारों यानी कसीद अथवा पतमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। यह इनकी एक विशेषता है। तो यहां पर हम लोग 46वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे पूरा साम्राज्य या साम्राज्य में सार्वजनिक समाचार के लिए बांस के डिब्बों में लपेटकर रखे कागजों को लेकर हरकारों ब्रैकेट में कसीद अथवा पतमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। यह आपका 46वां पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर भी प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था थी, उसके बारे में यहां बताया गया है। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था। यहां भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ थे, जैसे दीवान, बख्शी और सद्र यहां पर भी होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर जो है सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। और देखिए, फिर सूबा को भी कई सरकारों में बांटा गया था। जैसे आपने देखा होगा, आज हमारा जो प्रांत होते हैं, हमारे जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जिले होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो इनके प्रांत थे यानी सूबे थे, उनको भी सरकारों में यानी जिलों को सरकार बोला गया, सरकारों में बांटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। यानी जो सरकार है यानी जिलों की सीमाएं जो हैं, जो फौजदार रखे गए थे, उनके नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। यानी जो सरकार है, सरकार से मतलब जिले जो हैं, तो जिले पर फौजदार का शासन चलता था और फौजदार को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे सरकार के बाद क्या आएगा, उपजिला आएगा, परगना आएगा। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, जिसमें कानून गो राजस्व आलेख का रखवाला है, चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी है और काजी के द्वारा की जाती थी। देखिए, यहां पर मैं समझा देता हूं आपको। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सूबा है। ठीक है, सूबा के बाद फिर क्या आ जाता है, सरकार आ जाता है। सरकार मतलब जिला। सरकार के बाद फिर आपका आ जाता है परगना, और परगना के बाद फिर आपका आ जाता है यहां पर, हाँ, परगना तक ही है। तो सूबा का जो गवर्नर था वो कौन था, सूबेदार था। ठीक है, इसके अलावा जो सरकार, तो सरकार यानी जिला का जो प्रमुख है वो फौजदार है। इसका परगना की बात करें तो परगना में स्थानीय स्तर के जो प्रशासन है उसकी देखरेख के लिए 3 व्यक्ति थे, जिसमें कानून गो है, चौधरी है और काजी है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी मेन हेडिंग है इसी में डाल देंगे सब हेडिंग प्रांतीय प्रशासन। इसमें आप लिखेंगे, आपका अब 47वां पॉइंट आएगा
इसमें आप लिखेंगे प्रांतीय शासन का गवर्नर, प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर यानी सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाहों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। देखिए यहां पर ये लाइन आप बाद में लिखना, पहले आप ये लाइन लिख लीजिए ऊपर वाली। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों ब्रैकेट में सूबों में दोहराया गया था। और इसी के सब पॉइंट में पहला सब पॉइंट आप ये बना दीजिए, प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट जो आएगा, इसमें आप लिखेंगे प्रत्येक सूबा यानी प्रांत कई सरकारों में बटा हुआ था। इसी में आगे इन इलाकों में फौजदारों को, सूबों जो आपके सूबा के जो सरकार वाले इलाके हैं, इनमें फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 47 का सेकंड सब पॉइंट। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था, विराम इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। 47 का थर्ड सब पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। परगना ब्रैकेट में उप जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, जिसमें कानून गो ब्रैकेट में राजस्व आलेख का रखवाला चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। तो यहां पर आपने इनका जो प्रांतीय प्रशासन है उसके बारे में आपने यहां पर जान लिया है। इसके अलावा बताया है कि शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेश भाग और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। इसके अलावा सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। ये की पॉइंट है, यानी प्रशासन की जो इनकी भाषा थी, शासन की जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन जो ग्राम के स्तर की जो भाषा थी वो स्थानीय भाषाओं का उसमें प्रयोग हो रहा था। तो यहां पर आप 48वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। कई बार क्या होता था कि स्थानीय जो जमींदार हैं और जो मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं, उनके बीच संसाधनों को लेकर, सत्ता को लेकर या फिर जो नियम कानून लागू करने को लेकर टकराव होता था। तो वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। यहां बताया गया है स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे, यानी कई बार जमींदार क्या करते थे, किसानों को राज्य के खिलाफ भड़का देते थे। ये बात भी यहां बोली गई है। तो यहां पर अब आप लोग 49वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। यह आपका 49वां पॉइंट है। अगली हेडिंग है आपकी सीमाओं के परे। देखिए यहां पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे मुगल शासकों के सीमा पार के शासकों के साथ कैसे संबंध थे। इतिवृत्तों के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत शहंशाह, इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, अथवा जहांगीर यानी विश्व पर कब्जा करने वाला, अथवा शाहजहां विश्व का राजा, जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास पदवियां या उपाधियां शामिल थीं। देखिए इस तरह की उपाधियां लगाने का रीजन क्या है। इस तरह की भारी भरकम उपाधियां लगाने का एक रीजन ये होता है कि शासक अपनी प्रजा, अपने सैनिकों को ये विश्वास दिलाता है कि उसका शासक काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे कि किसी भी भारी आक्रमण के समय उसकी प्रजा का या उसके सैनिकों का मनोबल न टूटे। तो इसलिए ऐसी भारी भरकम उपाधियां लगाई जाती हैं। तो यहां पर जो मेन मुद्दा है हम उस पर आते हैं, सीमाओं की बात करते हैं। तो सफावी और कंधारों की बात करते हैं। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से
पृथक करने वाले हिंदकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। यानी सफावी और कंधार, यानी सफावी के जो राजा हैं, ईरान और तुरान वाले जो राजा हैं, उनके रिश्ते और मुगल शासकों के रिश्तों के बीच में एक सीमा थी, वो थी हिंदकुश पर्वत वाली सीमा। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो बताया गया है। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। फिर यहाँ पे बताया गया सफावी जो दरबार है वो लगातार इनके साथ अपने राजनयिक संबंध भी बनाए रखा और बार बार इस क्षेत्र पर अपना दावा भी करता रहा। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भी भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। यानी जहांगीर ने ऐसे प्रयास भी करे कि सफावी जो शासक है शाह अब्बास, इसके दरबार में इसने अपना एक राजनयिक दूत भी भेजा कि कैसे भी करके जो ये मुद्दा है हमारा ये सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी और वो पराजित हुई और उसे किला और नगर सफावियों को सौंपने पड़े। यानी ऐसे करके जो इनकी उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो कंधारों के हाथ में, सफावियों के हाथ में चली गई। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर कुछ चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। हमारा 50वां पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। यह 50वां पॉइंट है। इसी में पहला सब पॉइंट, कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। सेकंड सब पॉइंट, यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। इसी में थर्ड सब पॉइंट, 1613 में जहांगीर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए शाह अब्बास के दरबार में एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इसी में अगला सब पॉइंट, चौथा सब पॉइंट आएगा अब आपका। 1622 में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया और इसमें आगे आप लिखेंगे 1622 में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। अंततः मुगल सेना पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े। अब देखिए, इसके अलावा ये तो हो गई सफावियों की बात हो गई, ईरानी और तुरानियों की बात हो गई। अब ऑटोमन साम्राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य का संबंध उस क्षेत्र से था जिस क्षेत्र में ये लोग हज करने जाते थे। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन जो है अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को
उस इलाके के धर्मस्थलों और फकीरों में दान में बांट देता था। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मक्का और मदीना वाले स्थल थे वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो बादशाह ये प्रयास करते थे, यानी मुगल बादशाह ये प्रयास करते थे कि इनके साथ हमारे संबंध मधुर बने रहें। तो जो भी ट्रेड होता था, यानी जो भी समुद्र पारी व्यापार होता था, उस व्यापार से अर्जित होने वाले लाभांश को यहाँ के शासक मक्का और मदीना के क्षेत्र के जो फकीर हैं या वहाँ के जो धर्मस्थल हैं उन्हीं की जगहों पर बांट देते थे, वहीं पर लगा देते थे। यानी वो उस पैसे को भारत में नहीं लेके आते थे बल्कि वहीं के वहीं लगा देते थे। लेकिन चूंकि औरंगजेब जो था वो कट्टर प्रवृत्ति का था, तो औरंगजेब ने इस व्यवस्था को रोक दिया। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो इसने इसे बंद कर दिया। तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। यानी औरंगजेब इतना कट्टर था, कट्टर भी था, समझदार भी था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी भी कोई भी शासक इस तरह की व्यवस्था करता है कि यहां से धन वहां पहुंचाया जाए। अब उस समय ऐसे साधन तो थे नहीं कि भाई कैमरे से फोटो ले लें या फिर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए। तो जो कुछ था मुंह जुबानी निर्भर था। मुंह जुबानी जो उनके सलाहकार हैं, जो भी उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने जो बता दिया शासक को मानना पड़ेगा। तो कंफर्म करने के लिए कोई तरीका तो था नहीं। तो औरंगजेब को पता चला कि हम लोग पैसा भेजते हैं ऑटोमन साम्राज्य के जो धार्मिक क्षेत्रों के लिए, तो पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो इसलिए एंड में इसने बंद करवा दिया। तो वो सब बातें यहां पर बताई गई हैं। 51वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे ऑटोमन साम्राज्य में मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। ये 51वां पॉइंट है। इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे। मुगल बादशाह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्मस्थलों व फकीरों में दान बांट देता था। ये 51 का पहला सब पॉइंट है। 51 के सेकंड सब पॉइंट में लिखेंगे औरंगजेब ने अरब भेजे जाने वाले धन को दुरुपयोग के कारण बंद कर दिया और उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया। या फिर पूरा आप ऐसे लिख लेना, औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया। ये लिख लीजिए आप सिंपल भाषा में। ये आपका 51 का सेकंड सब पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुगल दरबार में जो ईसाई पादरी आए थे उनके बारे में बात की गई है। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। तो यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों, राजनयिकों के विवरणों से प्राप्त हुई। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई और इसका अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारी हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, ये सभी भारत में आए हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अकबर जो है ये ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत ज्यादा उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा। पहला जो जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा है और यहां लगभग 2 वर्ष तक रहा है। इसके बाद एक और यहां पर आया है। इसके बाद लाहौर के मुगल दरबार में दो और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए हैं। यानी एक टाइम पर तो ऐसा हुआ था कि अकबर को लगने लगा था कि वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले। तो यहां पर अब आप लोग 52वां पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा।
सेकंड पॉइंट, पहला सब पॉइंट सॉरी, पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां लगभग 2 वर्ष रहा। 52 का सेकंड सब पॉइंट, लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। अब देखिए, अकबर के जेसुइट पादरियों से इतने ज्यादा घनिष्ठ संबंध थे कि सार्वजनिक सभा में अकबर के सिंहासन के नजदीक इनको स्थान दिया गया। तो यहां पर थर्ड सब पॉइंट में आप लिख लेंगे, सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। आगे यहां पर जेसुइट शिष्टमंडल का अनुभव बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकबर सभी धर्मों में रुचि रखने वाला व्यक्ति था और उसने इसी क्रम में जेसुइट पादरियों को बुलाने के लिए गोवा में अपना दूतमंडल भेजा है और वहां से दूतमंडल आया भी है। तो अकबर ने उनका बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया है। इस आदर सत्कार से जेसुइट पादरी जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जो बादशाह है वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। तो ये बताया गया है यहाँ पर। अब अकबर ने आगे और क्या क्या काम किया है वो सब बताया गया है। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय विवादों को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। यानी अकबर ने जितने भी धर्म के विद्वान हैं उन सभी से वाद विवाद किया, विचार विमर्श किया और उनसे मिली जानकारी से उसके जो विचार हैं वो ज्यादा परिपक्व हुए हैं। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवी उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूप की ओर बढ़ा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो धर्म को समझने के उसके रूढ़िवादी तरीके थे, जैसे कि आम आदमी के भी होते हैं, किसी भी धर्म के बारे में एकदम से एक राय बना लेना, तो उस तरह के तरीकों से वो दूर हुआ और सूर्य पर केंद्रित दैवी उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूप की ओर बढ़ा। यानी कि वो दैवी उपासना की जो पद्धति है उस पर आगे बढ़ा है। तो यहां पर वही सब चीजें यहां पर बार बार दोहराई गई हैं। हरम में होम, यहां अब्दुल कादिर बदायूनी के मुंतखाब उत तवारीख से एक अंश दिया गया है। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायूनी अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। तो इसने जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के बारे में लिखा है। इसने लिखा है कि युवावस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियां अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। होम यानी कि वही हवन होम, यह ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा से व्युत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष 1578 के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। किसने किया? अकबर ने किया है। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदरपूर्वक उठना पड़ा। यह अब्दुल कादिर बदायूनी ने बताया है कि अकबर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ हिंदू धर्म से कि उसने कब से 1578 के वर्ष में सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया, यानी अग्नि पूजा स्टार्ट कर दी है, सूर्य की उपासना स्टार्ट कर दी है। जो कि यहां पर बात आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती भी है कि वह सूर्य पर केंद्रित दैवी उपासना की स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही के रूप की ओर आगे बढ़ा। तो ये बात अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी पुख्ता कर दी है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। 53वां पॉइंट यहां लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। इसी में आगे लिखेंगे वह प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवी उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूप की ओर बढ़ा। यह 53 का सब पॉइंट है। अब इसे नोट के रूप में आप लिख लेना। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उत तवारीख की रचना की।
इसी में सब पॉइंट इसमें आप लिखेंगे। इसके एक अंश के अनुसार अकबर ने 25वें शासन वर्ष यानी कि 1578 के नए वर्ष पर सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी की जो किताब है मुंतखाब उत तवारीख, उसका जो अंश है उसकी भी आपने यहां पर व्याख्या कर दी है। किस वर्ष में किया? 1578 में किया है। अब देखिए कुछ चीजें और भी यहां दी हुई हैं। जैसे बताया दरबार में धार्मिक वाद विवाद, पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता था। तो देखिए यहाँ पे पहला जेसुइट शिष्टमंडल का जो नेता था वो कौन था, वो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है और ये ऊपर इमेज दी हुई है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर नोट 2 करके लिख लेना। इसमें आप लिख लेना अकबर के दरबार में आने वाले पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा था। ये आपने नोट में लिख लिया होगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहां पर कुछ प्रमुख मुगल इतिवृत्त और संस्मरण उनके दिए हुए हैं। जैसे लगभग 1530 के लगभग बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपियों का तिमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना, तुर्की भाषा में लिखे गए संस्मरण किसी तरह एक तूफान से बचा लिए गए। 1587 में गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लेखन की शुरुआत की गई है। 1589 में बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद किया गया है। 89 से 1602 के बीच में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य किया गया है और 1603 में इसकी हत्या कर दी गई है। 1605 से लेकर 22 में जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा नाम से अपना संस्मरण लिखा गया है। 1639 से 47 के बीच में लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा के पहले 2 दफ्तरों का लेखन किया गया है। 1650 में मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिवृत्त को लिखा गया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहांगीर ने अपनी जो संस्मरण है वो स्वयं लिखा है, जबकि बाद बाकी ने अपने संस्मरण किसी के द्वारा लिखवाए हैं। जैसे अकबरनामा ने अकबर ने अपना संस्मरण जो है अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखवाया है। शाहजहां ने अपना संस्मरण बादशाहनामा लाहौरी के द्वारा लिखवाया है। तो वो सब बातें यहाँ बताई गई हैं। हुमायूं का जो संस्मरण है वो उसकी बहन गुलबदन ने लिखा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ आपका पार्ट 3 भी एंड हो जाता है और पार्ट 3 के साथ साथ आपकी जो क्लास 12th की इतिहास की सेकंड पुस्तक थी वो भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास वाली पुस्तक है वो चलेगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो से प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।